अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, ज्योग्राफी यानी भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम रॉक क्लासिफिकेशन यानी चट्टानों के वर्गीकरण को कहानी के द्वारा समझेंगे। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य आधार है वो हमारी पृथ्वी की पपड़ी है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। हाँ, और ये पूरी सतह चट्टानों यानी रॉक्स पर ही टिकी हुई है। सही कहा। किसी भी खनिज तत्वों मतलब मिनरल एलिमेंट्स के मिश्रण से जो ठोस पदार्थ बनता है उसे ही चट्टान कहते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम मुख्य रूप से इनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर बात करेंगे। बिल्कुल, हम उत्पत्ति के आधार पर इनके 3 प्रमुख प्रकारों का सटीक विश्लेषण करेंगे, जो हैं आग्नेय यानी इग्नियस, अवसादी यानी सेडिमेंट्री और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानें। चलिए फिर आग्नेय चट्टानों यानी इग्नियस रॉक से शुरुआत करते हैं। इनका सीधा संबंध ज्वालामुखीता या वोल्केनिसिटी से होता है ना? हाँ, ये पूरी प्रक्रिया स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर की आंतरिक परतों में शुरू होती है। मतलब जब गहराई में तापमान बहुत बढ़ जाता है या फिर दबाव अचानक कम हो जाता है, तब वो आंतरिक परतें पिघलकर एक गर्म गलित पदार्थ में बदल जाती हैं, जिसे हम मैग्मा या मैग्मा कहते हैं। इसे समझने के लिए एक देसी उदाहरण लेते हैं। जैसे उबलते हुए दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर एक ठोस मलाई की परत जम जाती है। एकदम वही। इसी तरह मैग्मा के शीतलीकरण यानी कूलिंग से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। और इसमें 2 स्थितियां होती हैं। अगर ये मैग्मा सतह के अंदर ही ठंडा हो जाए तो आंतरिक आग्नेय या इंट्रूसिव रॉक्स बनती हैं। और अगर वही मैग्मा सतह पर लावा के रूप में बाहर फैलकर ठंडा हो तो उसे बाह्य आग्नेय या एक्सट्रूसिव चट्टानें कहते हैं। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के लिए कुछ तथ्य बहुत जरूरी हैं। इन चट्टानों के सबसे प्रमुख उदाहरण हैं बसाल्ट, ग्रेनाइट और डियोराइट। और एक बड़ा फैक्ट ये है कि ये चट्टानें जीवाश्म रहित यानी पूरी तरह फॉसिल लेस होती हैं। बिल्कुल, इसका कारण यह है कि मैग्मा का तापमान इतना अधिक होता है कि उसके संपर्क में आने वाली कोई भी वनस्पति या जीव तुरंत जल जाता है। किसी जीवाश्म के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही कहा। अब इनके वर्गीकरण का एक और वैज्ञानिक आधार है, जो है सिलिका यानी सिलिका की मात्रा। सिलिका ही तय करता है कि मैग्मा का नेचर कैसा होगा। इसके 4 सटीक डेटा पॉइंट्स हैं। पहला है अम्लीय यानी एसिडिक प्रकार। इसमें सिलिका 77% से ज्यादा होता है, यानी सिलिका ग्रेटर देन 77%। ये गाढ़ी होती हैं और इनके उदाहरण हैं ग्रेनाइट और रायोलाइट। दूसरा है मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट प्रकार। इसमें सिलिका 55 से 77% के बीच होता है। इसके सटीक उदाहरण हैं डायोराइट और एंडेसाइट। तीसरा प्रकार है क्षारीय, जिसे बेसिक या मैफिक कहते हैं। इसमें सिलिका 45 से 55% तक होता है। इससे गैब्रो और बेसाल जैसी चट्टानें बनती हैं। और आखिरी प्रकार कौन सा है? आखिरी है अत्यधिक क्षारीय यानी अल्ट्रा बेसिक प्रकार। इसमें सिलिका 45% से भी कम होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पेरिडोटाइट। अब अगर हम इन आग्नेय चट्टानों की संरचना यानी एनाटॉमी की बात करें तो ये परतहीन यानी लेयरलेस होती हैं। और रंध्रहीन यानी नॉन पोरस भी होती हैं, मतलब इनमें पानी नहीं रिस सकता। इसके अलावा ये रवेदार यानी क्रिस्टलाइन होती हैं और इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ये सघन होती हैं। इसी कठोरता के कारण इन पर यांत्रिक अपक्षय या मैकेनिकल वेदरिंग का असर बहुत कम होता है। तो इनका अपक्षय मुख्य रूप से रासायनिक क्रिया यानी केमिकल वेदरिंग द्वारा ही होता है। बिल्कुल। और क्योंकि ये इतनी कठोर होती हैं, अतः इनमें अपरदन मतलब इरोजन बहुत धीमी गति से होता है। तो ये हो गई आग्नेय चट्टानों की बात। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका निर्माण कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक पूरा चक्र है। शुरुआत होती है अनाच्छादन या अपक्षय से, जिसे डिन्यूडेशन या वेदरिंग कहते हैं। फिर उन अवसादों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद निक्षेपण यानी डेपोजिशन होता है और अंत में लिथिफिकेशन या लिथिफिकेशन। इसे भी एक देसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखकर एक मजबूत दीवार बनती है। ठीक वैसे ही विभिन्न आकार के अवसाद परतों यानी लेयर्स के रूप में जमा होते हैं और समय के साथ संगठित होकर एक ठोस चट्टान बन जाते हैं। इसे सीमेंटेशन भी कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अपरदन के कारक यानी एजेंट्स ऑफ इरोजन की बड़ी भूमिका है। हाँ, जैसे नदी, पवन, हिमनद या ग्लेशियर और सागरीय तरंगे। और इन परतों का रंग और रूप इस बात पर निर्भर करता है कि निक्षेपण के समय कौन से खनिज तत्व उपलब्ध थे। अब कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकी यानी स्टैट्स पर ध्यान देते हैं।
अवसादी चट्टानें भूपृष्ठ के क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का 75% हिस्सा कवर करती हैं। लेकिन अगर भूपर्पटी के आयतन या क्रस्ट वॉल्यूम की बात करें तो इनका योगदान केवल 5% है। इसका मतलब फैलाव बहुत है लेकिन मोटाई कम है। और सबसे अहम बात, ये जीवाश्म युक्त यानी फॉसिल्स वाली होती हैं। क्योंकि परतों के बीच वनस्पतियां और जीव दब जाते हैं। बिल्कुल, और यही जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स का मुख्य स्रोत हैं, जैसे पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। चलिए अब चट्टानों के वर्गीकरण के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसे हम कायांतरण का विज्ञान या साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। ये तब होता है जब पहले से मौजूद आग्नेय या अवसादी शैल के मौलिक स्वरूप में बदलाव आता है। और ये बदलाव आता है अत्यधिक दबाव यानी कंप्रेशन या ताप यानी हीट के कारण। लेकिन इसका एक कड़ा नियम है। वो नियम यह है कि शैल में किसी प्रकार का विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन या वियोजन नहीं होता, केवल उनका संगठन और स्वरूप बदलता है। इस कायांतरण को चलाने वाले कारक यानी ड्राइवर्स, जिन्हें पीवीटी कहते हैं, वो हैं ताप की अधिकता, चट्टानों में दबाव और जलीय क्रिया या हाइड्रो एक्शन। अब चट्टान रूपांतरण श्रृंखला यानी रॉक कन्वर्जन सीरीज के सीधे तथ्यों पर आते हैं। आग्नेय से कायांतरिक श्रृंखला में ग्रेनाइट बदलता है ग्नाइस में, बसाल्ट का रूपांतरण होता है एम्फिबोलाइट में, और गैब्रो बदलता है सर्पेंटाइन में। अवसादी से कायांतरित की बात करें तो बालू पत्थर या सैंडस्टोन उच्च दबाव से क्वार्टसाइट बन जाता है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन संगमरमर या मार्बल में बदल जाता है। शेल या शेल चट्टान स्लेट में कन्वर्ट होती है। और सबसे बड़ा उदाहरण साधारण कोयला या कोल अत्यधिक ताप और दबाव से ग्रेफाइट या फिर हीरा यानी डायमंड में बदल जाता है। और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। जब कायांतरित शैल का भी फिर से रूपांतरण हो जाए तो उसे पुनः रूपांतरण या रीमेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसकी श्रृंखला कुछ इस तरह है, स्लेट पर दबाव पड़ने से वो फिलाइट में बदलती है, और फिलाइट पर और अधिक दबाव पड़ने से वो शिस्ट का रूप ले लेती है। इन सिद्धांतों के बाद अब प्रमुख चट्टानों और उनके स्थानों यानी मेजर रॉक्स एंड लोकेशंस पर विशेष ध्यान देते हैं। प्रमुख आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट बहुत उपयोगी है। इसमें काले रंग युक्त अभ्रक या माइका होता है। इसके कण खुरदुरे या कोर्स ग्रीन होते हैं। और ये भवन निर्माण में बहुत उपयोगी है। बेसाल्ट भूरा या काला होता है, जिसमें फेल्ड्स्पार के छोटे रवे होते हैं। गैब्रो काले रंग की भारी चट्टान है। और डायोराइट फेल्ड्स्पार एवं हॉर्नब्लेंडी युक्त चट्टान है जो ग्रेनाइट से भी भारी होती है। अब इनके स्थानों या लोकेशंस को मैप करते हैं। ग्रेनाइट मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया, बिहार, छोटा नागपुर और अरावली श्रेणियों में मिलता है। बेसाल्ट अरावली की श्रृंखलाओं में पाया जाता है। गैब्रो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलता है। और ड्योराइट अरावली, बिहार और महाराष्ट्र में। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीसीएस फैक्ट है, अत्यधिक क्षारीय पेरिडोटाइट चट्टान जिसमें क्रोमियम, निकल और प्लैटिनम मिलता है। ये चट्टान अक्सर हरे रंग के सर्पेंटाइन में बदल जाती है। और ये बिहार के सिंहभूम जिले में क्रोमाइट की खानों में प्रचुरता से मिलती है। एकदम सटीक। अब प्रमुख अवसादी चट्टानों का विवरण देखते हैं। बालू पत्थर या सैंडस्टोन छनछने तलछट यानी पोरस सेडिमेंट से निर्मित होता है, जिसमें क्वार्ट्स उच्च मात्रा में होता है। इसके बाद है शेल या शेल। ये क्ले यानी क्ले या गाद जिसे सिल्ट कहते हैं, उसके मिश्रण और दबाव से निर्मित होती है। इसके कण अति सूक्ष्म होते हैं और ये शीघ्र अपरदनीय होती है, जिससे घाटियों का निर्माण होता है। तीसरा है सिल्टस्टोन या सिल्टस्टोन जो मुलायम पत्थर और बारीक चूर्ण से बनता है। बालू पत्थर या सैंडस्टोन की बात करें तो इसमें पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर प्राप्त होता है। कायांतरित चट्टानों के विकास श्रृंखला यानी एवोल्यूशनरी चेन को समझते हैं। शेल पर जब पर्वत निर्माणकारी संकुचन का प्रभाव पड़ता है तो स्लेट बनती है। और स्लेट पर अधिक दबाव पड़ने से फाइलाइट बनती है। इसके रवे बारीक होते हैं, लहरनुमा संगठन होता है और इसमें अभ्रक जैसी चमक होती है। आंतरिक दबाव से जब इसमें अनियमित घुमाव आते हैं और गार्नेट या गार्नेट खनिज का उद्भव होता है तो ये शिस्ट या शिस्ट में बदल जाती है। इसके अलावा ग्रेनाइट पर तापीय प्रभाव यानी प्लास्टिक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन से नीस या ग्नेज बनता है। और सैंडस्टोन पर भारी दबाव पड़ने से क्वार्ट्जाइट बनता है। अब इस अध्याय के अंतिम सैद्धांतिक हिस्से पर आते हैं, रासायनिक वर्गीकरण और महत्वपूर्ण शब्दावली यानी केमिकल क्लासिफिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी। आग्नेय चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण रंग और घनत्व पर आधारित होता है।
नियम बहुत सीधा है। लाइट या हल्के रंग से डार्क या गहरे रंग की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। अम्लीय या एसिडिक चट्टानों में सिलिका अधिक और लोहा या मैग्नीशियम कम होता है। जबकि बेसिक और अल्ट्रा बेसिक में फेरोमैग्नीशियम की अधिकता होती है, जिससे उनका गाढ़ा रंग और उच्च घनत्व होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दावली देख लेते हैं। पेबल या पेबल ये गोल आकार के चिकने पत्थर होते हैं। ब्रेशिया या ब्रशिया जब पत्थर गोल ना होकर कोणों वाले या एंगुलर होते हैं। क्लास्टिक पदार्थ यानी क्लास्टिक मटेरियल ये अपक्षय से प्राप्त अवसाद है, जैसे सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट। अर्जिलेशियस या आर्जिलेशियस जब जलज में चीका या क्ले की मात्रा अधिक हो। फोलिएटेड या फोलिएटेड जब रूपांतरित शेल में कण समानांतर परतों में हो, उदाहरण के लिए स्लेट और शिस्ट। और पैरामेटामॉर्फिक या पैरामेटामॉर्फिक जो सीधे अवसादी चट्टानों से बनती है, जैसे स्लेट, संगमरमर और क्वार्ट्जाइट। तो अब तक हमने सारे तथ्यों का विश्लेषण कर लिया है। अब एक तेज और सटीक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं तैयार हूं। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक की प्रकृति क्या है? रवेदार, परथीन, जीवाश्म रहित, मैग्मा शीतलीकरण से निर्मित। अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक का आयतन कितना है? भू प्रॉपर्टी के आयतन का केवल 5%, लेकिन क्षेत्रफल का 75%। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होता है? नीस या ग्नाइस में। शेल यानी शेल के पुनर्रूपांतरण की श्रृंखला क्या है? शेल से स्लेट, स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से शिस्ट। अम्लीय आग्नेय यानी एसिडिक इग्नियस चट्टान की पहचान? सिलिका 70% से अधिक, उदाहरण ग्रेनाइट। फाइनल एग्जाम सिंहभूम जो बिहार में है, वहां क्या पाया जाता है? अल्ट्रा बेसिक पेरिडोटाइट या पैरोडोटाइट जो क्रोमाइट और निकिल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन सारे तथ्यों से एक बात तो स्पष्ट है। हमने देखा कि कैसे प्रकृति में अत्यधिक दबाव और तापमान एक साधारण कोयले या कोल को एक अनमोल हीरे यानी डायमंड में बदल देते हैं। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि भूगर्भ के भीतर ये रूपांतरण का विज्ञान पृथ्वी के निर्माण और भविष्य के ऊर्जा स्रोतों के बारे में और कौन से अनसुलझे रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए हैं। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अगले अध्याय। नमस्ते दोस्तों, भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कहानी के द्वारा समझेंगे। ये सिद्धांत यानी थ्योरी हमारी पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी स्वरूप, भूकंप यानी अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज की उत्पत्ति को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक आधार है। सीधे विषय पर आते हुए स्रोत सामग्री के आधार पर आज के इस अध्याय की शुरुआत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बिल्कुल बुनियादी परिचय से करते हैं। तो जब हम पृथ्वी की संरचना पर गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही ठोस और अखंड गोले पर खड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल, ये एक भ्रम ही है। असलियत में पृथ्वी का जो सबसे बाहरी आवरण है, जिसे हम स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर, हाँ, वो कोई एक जुड़ा हुआ अखंड गोला बिल्कुल नहीं है। इस स्थल मंडल के जो बहुत वृहद और विशाल खंड हैं, बस उन्हीं टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि ये विशाल प्लेटें अपनी जगह पर बिल्कुल भी स्थिर नहीं हैं। ये लगातार जो हमारा दुर्बलता मंडल है यानी एस्थेनोस्फीयर, उसके ऊपर तैर रही हैं। मतलब निरंतर संचलन कर रही हैं। चलिए इसको एक बहुत ही देसी उदाहरण से समझते हैं। जी, इसे ऐसे समझें जैसे गैस पर एक बर्तन में गाढ़ी एकदम उबलती हुई चाय रखी हो। हाँ, ये जो खदकती हुई चाय है, ये हमारा एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल है। अब अगर हम उस गाढ़ी चाय के ऊपर बिस्किट के बड़े बड़े टुकड़े डाल दें, वो तैरने लगेंगे। बिल्कुल, वे टुकड़े उस चाय की सतह पर तैरेंगे, खिसकेंगे और आपस में टकराएंगे भी। ठीक उसी तरह हमारे लिथोस्फीयर के बड़े टुकड़े उस अर्ध तरल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर खिसक रहे हैं। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। अब अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो कुछ कठोर तथ्य ध्यान रखने योग्य हैं। सबसे पहले तो इस सिद्धांत के जनक ट्यूजो विल्सन यानी ट्यूजो विल्सन है। ट्यूजो विल्सन, जी, जिन्होंने वर्ष 1965 में इसे दुनिया के सामने रखा।
और अगर इन बिस्किट के टुकड़ों की यानी प्लेटों की मोटाई की बात करें तो इनकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर मतलब ये कोई पतली परत तो बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। और इस 100 किलोमीटर की मोटाई में क्रस्ट यानी भूपरपटी और ऊपरी मैंटल, मेरा मतलब है अपर मैंटल, दोनों पूरी तरह शामिल हैं। अच्छा। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये सिद्धांत अकेले खड़ा नहीं है। ये 3 आधारों पर टिका है। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा सागर नितिल प्रसरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हाँ। और तीसरा है भूपुंबकत्व यानी पेलियोमैग्नेटिज्म। मूल रूप से ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दृढ़ भूखंडों यानी रिजिड स्लैब्स का संचलन ही है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी का बाहरी आवरण एक विशाल जिक्सो पजल की तरह है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन प्रमुख प्लेटों का वैश्विक वितरण यानी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन आखिर है कैसा? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो 6 प्रमुख प्लेटें यानी मेजर प्लेट्स उभरकर सामने आती हैं। इनमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है प्रशांत प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट, जो कि सबसे बड़ी है। जी, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट। और इसकी विशेषता ये है कि ये पूर्णतः महासागरीय यानी ओशनिक है। इसका विस्तार उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक है। इसका आकार ही अपने आप में विशाल है। और इसी से सटी हुई हमारी दूसरी प्लेट है। दूसरी है उत्तरी अमेरिकी प्लेट यानी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये पश्चिम में एक बहुत ही प्रसिद्ध भ्रंश सैन एंड्रियास भ्रंश यानी सैन एंड्रियास फॉल्ट द्वारा सीधे प्रशांत प्लेट से मिलती है। सैन एंड्रियास फॉल्ट। इसके बाद तीसरी विशाल प्लेट आती है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, जी, इसकी सीमा मध्य अटलांटिक कटक यानी मिड अटलांटिक रिज पर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से प्रारंभ होती है और यह उत्तरी हिमालय से होते हुए संपूर्ण यूरेशियन भूभाग तक फैली है। तो प्रशांत, अमेरिका और यूरेशिया हो गया। अफ्रीका का क्या? अफ्रीका के लिए है हमारी चौथी मेजर प्लेट, अफ्रीकी प्लेट यानी अफ्रीकन प्लेट। इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक से 35 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी 55 डिग्री साउथ के मध्य है। इसमें पूरा अफ्रीका और मेडागास्कर शामिल है। और पांचवी प्लेट? पांचवी है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट यानी साउथ अमेरिकन प्लेट। इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 20 डिग्री नॉर्थ तक है और दक्षिण पश्चिम दिशा में यह अंटार्कटिका प्लेट से मिलती है। और आखिर में आती है वो प्लेट जिस पर हम खुद स्थित हैं। बिल्कुल, छठी प्लेट है ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट यानी ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट। इसकी सीमाएं बहुत स्पष्ट है। उत्तर में यह हिमालय के पास यूरेशियन प्लेट से और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड के पास प्रशांत प्लेट से मिलती है। तो ये तो हो गई हमारी 6 विशाल प्लेटें। लेकिन क्या इन बड़ी प्लेटों के बीच कुछ खाली जगह नहीं बचती? जगह तो बचती है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी लघु प्लेटें आती हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे फर्श पर बड़ी मार्बल की टाइल्स बिछाई गई हों। अब उन बड़ी टाइल्स के बीच जो गैप रह जाता है उसे भरने के लिए हम छोटी टाइल्स काटकर लगाते हैं ना। एकदम सही उदाहरण है। बस इन्हीं छोटी टाइल्स की तरह बड़ी प्लेटों के बीच कुछ लघु प्लेटें यानी माइनर प्लेट्स भी पूरी तरह फिट हैं। और इनकी भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली लघु प्लेट है नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट, जी, जो दक्षिणी अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बिल्कुल बीच में स्थित है। दूसरी है कोकोस प्लेट जो नाज़का के ठीक उत्तर में है। तीसरी है रिवेरा प्लेट जो कोकोस के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी मेक्सिको के पास है। चौथी कैरेबियन प्लेट है जो मध्य अमेरिका और दक्षिणी कैरेबियन को कवर करती है। और एक प्लेट जो बिल्कुल नीचे से आधार देती है, वो है अंटार्कटिक प्लेट। ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और प्रशांत, नाज़का, दक्षिणी अमेरिकी, स्कोशिया, अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियन प्लेटों से पूरी तरह घिरी हुई है। तो अब ये पूरा जिक्सो पजल हमारे सामने है। लेकिन ये सोचना बहुत ही रोमांचक है कि इतनी विशाल चट्टानें आखिर खिसक कैसे रही हैं। जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। जी, घूर्णन। हाँ, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन यानी रोटेशन का इन प्लेटों की गति पर सीधा असर पड़ता है। इस विषय पर सबसे प्रमुख अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट्स मॉर्गन द्वारा दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इस घूर्णन के कारण पृथ्वी के भीतर से लावारोहण यानी अपवेलिंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपवेलिंग पर प्रभाव? जी, और जब ये अपवेलिंग प्रभावित होती है तो स्थलमंडल में दरारें यानी क्रैक्स बनते हैं। इन्हीं दरारों से आगे चलकर ट्रांस करंट भ्रंश यानी ट्रांस करंट फॉल्ट्स का निर्माण होता है। क्या ये घूर्णन का असर पूरे पृथ्वी पर एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। मॉर्गन ने एक स्पष्ट अक्षांशीय प्रभाव यानी लैटिट्यूडनल इफेक्ट देखा। निम्न और मध्य अक्षांशों में यानी लो और मिड लैटिट्यूड्स में जो विरूपण या डिफॉर्मेशन होता है वो उच्च अक्षांशों की तुलना में बहुत अधिक होता है। अच्छा। इसी का एक बड़ा प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन ये है कि मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशियानिक रिज का अक्ष पूर्व पश्चिम दिशा में संरेखित है। तो ये प्लेटें खिसक रही हैं और जब ये खिसकती हैं तो आपस में कैसे बर्ताव करती हैं? सीमाओं का निर्माण करके। बिल्कुल। इसे हम एक व्यस्त सड़क पर चल रही गाड़ियों की तरह देख सकते हैं। या तो दो गाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी या फिर आमने सामने आकर भयंकर तरीके से टकराएंगी, या फिर साइड से। हाँ, या फिर साइड से रगड़ खाते हुए निकल जाएंगी। प्लेटों का जो सापेक्षिक संचलन है यानी रिलेटिव मूवमेंट, वो भी 3 तरह की सीमाओं का निर्माण करता है। भौगोलिक शब्दावली में इन्हें बहुत स्पष्ट रूप से बांटा गया है। पहली है रचनात्मक सीमा यानी कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जिससे नीचे से मैग्मा आकर नई प्लेट का निर्माण करता है, नई जमीन बनती है। जी। दूसरी है विनाशकारी सीमा यानी डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ प्लेटों में परस्पर टक्कर यानी कोलिजन होता है। जो भारी प्लेट होती है उसका क्षेपण यानी सबडक्शन हो जाता है और क्रस्ट का विनाश होता है। और तीसरी है संरक्षी सीमा यानी कंजर्वेटिव बाउंड्री। यहाँ समानांतर संचलन होता है, न तो क्रस्ट का निर्माण होता है न विनाश, बस रूपांतरित भ्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनता है। चलिए सबसे पहले अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री की प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। यह बात हो रही है महाद्वीपीय विखंडन और महासागर के निर्माण की। जी। सोचिए कि एक ही महाद्वीप के नीचे से मैग्मा ऊपर उठ रहा है तो वो जमीन को 2 हिस्सों में फाड़ देता है और बाद में वहां समुद्र बन जाता है। इसे आटा गूंथने से समझें। आटा गूंथने से? हाँ, जैसे आटा गूंथते समय लोई को अगर दोनों तरफ से खींचें तो वो बीच से पतली होकर एकदम टूट जाती है। बिल्कुल। और इसके वैज्ञानिक तंत्र यानी मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। यह प्रक्रिया चरणों में होती है। पहले चरण में मैग्मा प्लूम का ऊपर उठना शुरू होता है। इससे क्रस्ट गुंबदाकार यानी डोम शेप का हो जाता है, जिससे तनाव पैदा होता है। जी। तनाव या खिंचाव के कारण अंतर्महाद्वीपीय भ्रंशन यानी इंट्राकॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग होती है। इसका सबसे बेहतरीन जीवंत उदाहरण पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी यानी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जहां आज भी जमीन फट रही है। बिल्कुल। फिर दूसरे चरण में मैग्मा निरंतर उठता है, क्रस्ट पिघलती है और सतह का धंसना शुरू होता है। इसे अंतरप्लेट विरलन कहते हैं। और फिर महासागर बन जाता है। हाँ, क्योंकि भ्रंश इतना गहरा हो जाता है कि उसमें सागरीय जल प्रवेश कर जाता है। जल के आते ही मैग्मा का शीतलीकरण होता है और बेसाल्टिक सतह का निर्माण होता है। इसका एकदम सटीक उदाहरण लाल सागर यानी रेड सी है। ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी का ही विस्तार है और अंतरप्लेट विरलन की मध्यम अवस्था में है। और जो मध्य महासागरीय कटक बनते हैं वे भी बेसॉल्ट से ही निर्मित होते हैं। तो ये तो बात हुई जमीन फटने की। अब बात करते हैं जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, यानी अभिसारी सीमा या कन्वर्जन बाउंड्री। यहाँ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि टकराने वाली प्लेटें महासागरीय हैं या महाद्वीपीय। बिल्कुल, क्योंकि इसी आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर यानी ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन। इसमें भारी प्लेट? जी। भारी ओशियानिक प्लेट हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्षेपित यानी सबडक्ट होती है। इसका परिणाम ये होता है कि संपीडनात्मक बल से मोड़दार पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे एंडीज और रॉकी पर्वत। एंडीज और रॉकी, बिल्कुल। और जहाँ क्षेपण होता है वहाँ महासागरीय गर्त यानी ओशनिक ट्रेंच बनते हैं। गहराई में क्रस्ट के पिघलने से ज्वालामुखी चाप यानी वोल्केनिक आर्क भी बनते हैं और यहाँ भूकंपीयता अत्यधिक होती है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है महासागरीय टक्कर यानी ओशनिक कोलिजन। इसमें गर्त के समीप ज्वालामुखी द्वीपों की श्रृंखला यानी आइलैंड आर्क्स बनती है। यहाँ महासागरीय गर्त तट से दूर स्थित होते हैं, जैसे जापान।
जी, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। अब आता है तीसरा प्रकार, जो हमारे भारतीय भूगोल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर, यानी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन। इसका सबसे बड़ा संदर्भ है भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। भारतीय प्लेट का अग्रभाग बहुत पुरानी चट्टान से बना था, और जब ये भारी प्लेटें टकराईं, तो संपीड़नात्मक बल के कारण मोड़दार पर्वत, हिमालय यानी हिमालयस और तिब्बती पठार का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में बार बार आता है वो ये है कि यहाँ ज्वालामुखी नहीं आते। ज्वालामुखी नहीं आते क्योंकि दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं, तो अधिक गहराई में क्षेपण यानी सबडक्शन नहीं हो पाता। जब क्षेपण नहीं होगा तो मैग्मा नहीं बनेगा और ज्वालामुखी नहीं आएंगे। लेकिन भूकंप तो आते। जी, तीव्र संपीड़नात्मक बल के कारण यह उच्च भूकंपीयता हमेशा बनी रहती है। क्या बात। अब प्लेटों की गति का आखिरी प्रकार समझते हैं, समानांतर या संरक्षी प्लेट सीमांत, यानी कंजर्वेटिव बाउंड्री। जहां प्लेटें क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल रूप से एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। इसे ऐसे समझें, जैसे कड़ाके की सर्दी में हम दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ते हैं, जिससे गर्माहट आती है। हाँ, जिससे घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है। बस प्लेटें भी ऐसी रगड़ खाती हैं। और इस सीमांत की विशेषता ये है कि इस घर्षण से ऊर्जा का बहुत बड़ा संचय होता है। जब ये ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है यानी सडन रिलीज होता है तो तीव्र भूकंप आते हैं। क्या यहाँ कोई नई जमीन बनती है? बिल्कुल नहीं, यहाँ मैग्मा नहीं बनता, इसलिए ना क्रस्ट का निर्माण होता है ना विनाश। स्थल रूप के तौर पर यहाँ बस रूपांतरित भ्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया को चलाने वाले इंजन आखिर क्या हैं? अगर हम इसका सारांश देखें तो इन प्लेटों के संचालक बल यानी ड्राइवर्स मुख्य रूप से संवहन तरंगे यानी कन्वेक्शन करंट्स हैं। इसके अलावा रिज पुश और स्लैप पुल भी इसमें शामिल हैं। और अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो भूकंप यानी अर्थक्वेक्स सभी प्रकार की सीमाओं पर आते हैं, चाहे डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट हो या कंजर्वेटिव। लेकिन ज्वालामुखी केवल अपसारी यानी डाइवर्जेंट और अभिसारी के क्षेपण वाले क्षेत्रों यानी सबडक्शन जोन्स में ही आते हैं। बहुत ही बेहतरीन। अब हम पहुंच गए हैं अपने अध्याय के सबसे तेज हिस्से पर, रैपिड फायर रिविजन। बिल्कुल, जहां हम बिना रुके स्लाइड 14 के जियो मैपिंग मास्टर समरी के आधार पर तथ्यों का तेजी से आदान प्रदान करेंगे। तैयार हैं? एकदम तैयार। अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, स्प्रेडिंग एक्शन, रिज या रिफ्ट वैली का निर्माण, वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों। उदाहरण रेड सी और मिड अटलांटिक रिज। अभिसारी सीमा, महासागरीय और महाद्वीपीय, ओशन कॉन्टिनेंट, सबडक्शन, फोल्ड माउंटेन्स और ट्रेंच, वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों। उदाहरण एंडीज और रॉकीज पर्वत। अभिसारी सीमा, दोनों महासागरीय, ओशन, सबडक्शन, आइलैंड आर्क और ट्रेंच, वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों। उदाहरण जापान और फिलीपींस। अभिसारी सीमा, दोनों महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंट। कोलिजन, मैसिव फोल्ड माउंटेन्स, केवल अर्थक्वेक आते हैं लेकिन वोल्केनो बिल्कुल नहीं। उदाहरण हिमालय। समानांतर सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, स्लाइडिंग एक्शन, फॉल्ट लाइन का निर्माण, केवल अर्थक्वेक। उदाहरण सैन एंड्रियास फॉल्ट। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। नमस्ते दोस्तों, ज्योग्राफी यानी भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम अर्थक्वेक्स को कहानी के द्वारा समझेंगे। बिल्कुल, भूकंप जो कि धरातल पर आने वाला एक आकस्मिक कंपन है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाहरी भौगोलिक स्वरूप को बदलने वाली सबसे शक्तिशाली अंतर्जनित, जिसे एंडोजेनेटिक कहते हैं। हाँ, एंडोजेनेटिक घटनाओं में से एक है। तो इस विषय की गहराई में जाने से पहले ये समझना आवश्यक है कि ये कंपन आखिर शुरू कैसे होता है। असल में वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये पूरी तरह से धरातल के भीतर होने वाली भौतिक और रासायनिक हलचलों का परिणाम है। और इस पूरी चर्चा में हम उन सटीक तथ्यों और ऑब्जेक्टिव डेटा पर केंद्रित रहेंगे जो इस भौगोलिक घटना को पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। तो चलिए पृथ्वी के भीतर चलते हैं और इसकी उत्पत्ति को समझते हैं। सरल शब्दों में भूकंप भूपटल में होने वाला एक अंतर्जनित आकस्मिक कंपन है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, देखिए, जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही टाइट रबर बैंड है जिसे पूरी ताकत से खींचा गया है। जब उस तनी हुई रबर बैंड को अचानक छोड़ दिया जाता है तो उसमें झटके से एक तीव्र कंपन होता है। वो अपनी पुरानी स्थिति में लौटने की कोशिश करती है। सही।
और ठीक इसी तरह पृथ्वी के भीतर मौजूद विशालकाय चट्टानों यानी रॉक्स में जब बहुत अधिक संपीड़न यानी कंप्रेशन, कंप्रेशन और तनाव या टेंशन पैदा होता है तो उनकी बर्दाश्त करने की सीमा टूट जाती है। बिल्कुल, इन शैलों में भारी उथल-पुथल मचती है और इसी संचित ऊर्जा के अचानक बाहर निकलने का परिणाम भूकंप होता है। इस उथल-पुथल के पीछे के मुख्य कारणों को यानी कॉजेज को स्पष्ट रूप से जानना बेहद जरूरी है। इसके 3 सबसे प्रमुख कारण हैं। पहला है विवर्तनिक या टेक्टोनिक क्रियाएं। इसमें पृथ्वी की विशाल प्लेट्स का खिसकना या आपस में टकराना शामिल है। दूसरा बड़ा कारण है ज्वालामुखीय क्रिया या वोल्केनिक एक्टिविटी। हाँ, जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा और गैसों का अत्यधिक दबाव बनता है तो वो धरातल को तोड़कर बाहर आने का प्रयास करता है, जिससे आसपास की चट्टानों में भारी कंपन होता है। और तीसरा कारण है समस्थितिक समायोजन, जिसे आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहा जाता है। इसका अर्थ है पृथ्वी की चट्टानी परतों का अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव करना। अब ये ऊर्जा जहां से निकलती है और जहां पहुंचती है उसको एक दृश्य से समझते हैं। मान लीजिए एक शांत तालाब है और उसमें एक भारी पत्थर फेंका गया। तालाब के तल में बिल्कुल नीचे जहां वो पत्थर जाकर टकराता है वो उत्पत्ति का मुख्य बिंदु है। इसे ही भूकंप विज्ञान की शब्दावली या सेस्मोलॉजी टर्मिनोलॉजी में भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं, जो हमेशा पृथ्वी के भीतर गहराई में स्थित होता है। लेकिन उस पत्थर के गिरने से जो ऊर्जा पैदा हुई उसकी पहली लहर पानी की सतह पर जहां सबसे पहले दिखती है वो सतह का बिंदु अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। सही। यहाँ धरातल की ज्यामिति से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर हमेशा भूकंप मूल यानी फोकस के ठीक 90 डिग्री के कोण पर सतह पर स्थित होता है। एकदम बिल्कुल लंबवत या परपेंडिकुलर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊर्जा हमेशा सबसे छोटे रास्ते से सतह पर पहुंचने की कोशिश करती है और 90 डिग्री का लंबवत रास्ता ही सबसे छोटा होता है। इसके साथ ही एक विशेष तथ्य ये भी है कि अधिकेंद्र हमेशा केवल एक छोटा सा पॉइंट मात्रा नहीं होता। कई बार ये एक लंबी दरार या रेखा के रूप में भी हो सकता है। और इन सभी हलचलों और तरंगों को मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब उस सिस्मोग्राफ पर जो लहरें दर्ज होती हैं उनके विज्ञान को देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली भूगर्भिक तरंगें, जिन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं। हाँ, ये सतह की ओर दौड़ती हैं। इनमें 2 प्रमुख तरंगें होती हैं, प्राथमिक तरंगें या पी वेव्स और अनुप्रस्थ तरंगें या एस वेव्स। इनकी गति का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे देखिए, पी वेव्स को एक स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं जिसे आगे की तरफ धक्का देते हैं। ये आगे पीछे धक्का देती हुई सिकुड़ती और फैलती हुई चलती हैं। और दूसरी तरफ एस वेव्स हवा में लहराती हुई एक लंबी रस्सी की तरह होती हैं, जो ऊपर नीचे गति करते हुए आगे बढ़ती हैं। इन दोनों तरंगों की भौतिक विशेषताएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। पी वेव्स की प्रकृति अनुदैर्ध्य या लॉन्जिट्यूडनल होती है। ये बिल्कुल ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स के समान कार्य करती हैं। इनकी गति सभी भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक यानी फास्टेस्ट होती है। इसीलिए सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले यही दर्ज होती हैं। सबसे खास बात यह है कि पी वेव्स ठोस और तरल यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यमों में चल सकती हैं, जबकि एस वेव्स के तथ्य थोड़े अलग हैं। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती है, जो प्रकाश तरंगों या लाइट वेव्स के समान चलती हैं। इनकी गति पी तरंगों की तुलना में कम होती है। और यहाँ सबसे बड़ा डेटा पॉइंट ये है कि एस वेव्स केवल ठोस यानी सॉलिड्स ओनली माध्यम में ही चल सकती हैं। जैसे ही ये किसी तरल माध्यम से टकराती हैं, ये पूरी तरह लुप्त हो जाती हैं। ये तथ्य कि एस वेव्स तरल में लुप्त हो जाती हैं, अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। इसी से तो प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर कुछ हिस्से तरल अवस्था में हैं। खैर, जब ये बॉडी वेव्स पृथ्वी के भीतर का सफर तय करके अंततः धरातल या सतह से टकराती हैं, तो इस सरफेस इंटरेक्शन के कारण एक नई तरंग का जन्म होता है, जिन्हें हम सरफेस वेव्स या सतही तरंगें यानी एल वेव्स कहते हैं। अगर इनकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो ये जमीन की सतह पर चलने वाले एक बेहद विनाशकारी रोलर कोस्टर की तरह हैं, जो धरातल को चीर कर रख देती हैं और इमारतों को गिरा देती हैं। एल वेव्स के हार्ड फैक्ट्स इस प्रकार हैं। बताइए। पाथ या पथ की बात करें तो ये तरंगे पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाती हैं, इसलिए इनका पाथ सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट पाथ होता है। आगमन के दृष्टिकोण से इनकी गति सबसे धीमी होती है, जिसके कारण ये साइस्मोग्राफ पर सबसे अंत में दर्ज की जाती हैं। डिस्ट्रक्टिव होती है।
इन्हीं सतही तरंगों में एक विशेष प्रकार होता है जिसे रेले वेव्स कहते हैं। इसकी मैकेनिक्स काफी अलग है। हाँ, इसकी गति अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों का मिश्रण होती है। जिसका अर्थ है कि इसमें कणों का दोहरा कंपन होता है और इस दोहरे कंपन के कारण इनका आकार या पथ दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल हो जाता है। इन विनाशकारी तरंगों का प्रभाव और ताकत मापी कैसे जाती है? इसके लिए दो अलग अलग पैमानों का इस्तेमाल होता है। पहले मर्काली स्केल की बात करते हैं। ये पूरी तरह से अनुभव और धरातल पर हुए वास्तविक नुकसान पर आधारित है। मतलब? जैसे खाने में मिर्च कितनी तेज है, ये नापने के लिए कोई मशीन नहीं है, बल्कि खाने वाले के माथे का पसीना देखकर तय किया जा रहा है कि तीखापन किस तरह का था। सही। तथ्यात्मक रूप से मर्कैली स्केल का आधार पूरी तरह अनुभवजन्य पर्यवेक्षण या ऑब्जर्वेशनल है। इसकी रेंज 1 से 12 रोमन अंकों में विभाजित होती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्तर हैं। लेवल 1 का अर्थ है कि भूकंप का अनुभव नहीं हुआ। लेवल 5 एक वार्निंग का स्तर है, जहां इमारतें हिलने लगती हैं। लेवल 9 खतरे या डेंजर का संकेत है, जहां जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। और लेवल 12 जो कि सर्वोच्च है, सर्वनाश या कैटास्ट्रोफी को दर्शाता है। नदियों का मोड़ तक बदल जाता है। लेकिन ये पैमाना ऊर्जा को सटीक तरीके से नहीं नाप सकता। इसके लिए भूकंपीय मापन का दूसरा पैमाना आता है, रिक्टर स्केल। ये निकलने वाली वास्तविक ऊर्जा को साइंटिफिक तरीके से मापता है। जैसे ये पता लगाना कि सब्जी में ठीक कितने ग्राम मिर्च पाउडर डाला गया है। एकदम सटीक गणितीय मापन। लिख्टर स्केल के डेटा पॉइंट्स बहुत स्पष्ट हैं। इसका आधार ऊर्जा विमुक्ति या एनर्जी रिलीज है। इसके आविष्कारक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर थे 1935 में। सामान्यतः इसकी रेंज 0 से 9 मानी जाती है, लेकिन तकनीकी रूप से ये ओपन एंडेड है। यानी इसकी कोई अंतिम ऊपरी सीमा तय नहीं है। इसके मैथमेटिकल फैक्ट्स को समझना अनिवार्य है। इस स्केल पर प्रत्येक अगली संख्या का अर्थ है पिछले की तुलना में 10 गुना अधिक आयाम या 10x एम्पलीट्यूड। जिसका मतलब है कि 5.0 की तुलना में 6.0 का भूकंप 10 गुना बड़ी लहर पैदा करेगा। अगर तीव्रता के प्रभाव को देखें तो 6.0 का अर्थ है एक विनाशकारी प्रभाव और 8.0 या उससे अधिक का अर्थ है कि इसका प्रभाव विश्वव्यापी या ग्लोबल स्टार पर महसूस हो सकता है। इतनी प्रचंड ऊर्जा वाले भूकंप आखिर आते कहाँ हैं? इसका उत्तर हमें विश्व वितरण से मिलता है। दुनिया की पहली और सबसे खतरनाक भूकंप पेटी है परिप्रशांत पेटी, जिसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। आम बोलचाल में ये रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर विवर्तनिक प्लेटों के किनारों का एक विशाल घेरा है। वितरण के सटीक आंकड़ों पर ध्यान दें तो विश्व के लगभग 63% यानी 63% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। इसका मुख्य भौगोलिक कारण है प्लेटों का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, जहां भारी महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से लगातार टकरा रही हैं। इस पेटी के प्रमुख स्थानों में जापान, कमचाटका प्रायद्वीप, फिलीपींस, इंडोनेशिया और एंडीज पर्वतमाला शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख भूकंप पेटियां हैं जिन्हें अदर मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से मध्य अटलांटिक पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी का नाम आता है। यहाँ कारण रिंग ऑफ फायर से थोड़े अलग होते हैं। पहली है मध्य अटलांटिक पेटी या मिड अटलांटिक बेल्ट। इसका स्थान उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक एक लंबी कतार के रूप में फैला हुआ है। यहाँ भूकंप का मुख्य कारण प्लेटों का अपसरण या डाइवर्जेंस है। दूसरी महत्वपूर्ण पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जिसका विस्तार हिमालय से लेकर यूरोप के आल्प्स पर्वत क्षेत्र तक है। विश्व के लगभग 21% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। और इसका मुख्य कारण महाद्वीपीय प्लेटों की भारी टक्कर या कोलिजन है। इनके अलावा पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र एक स्कैटर्ड जोन है, जहां महान दरार घाटी या ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। ये हलचलों का एक और बड़ा केंद्र है। यहाँ हमने अभिसरण और अपसरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांतों के अनुसार इन किनारों को रचनात्मक या डाइवर्जेंट और विनाशी या कन्वर्जेंट किनारों में बांटा गया है। रचनात्मक किनारे का मतलब है दो प्लेटों का दूर जाना, जैसे किसी कसे हुए कपड़े पर दबाव पड़ने से उसकी सिलाई बीच में से फटने लगती है। दूसरी ओर विनाशी किनारे का मतलब है दो विशाल प्लेटों की आमने सामने की टक्कर। रचनात्मक किनारे या डाइवर्जेंट बाउंड्री का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ मुख्य रूप से उथले उद्गम केंद्र या शैलो फोकस वाले भूकंप आते हैं। और विनाशी किनारे या कन्वर्जेंट बाउंड्री का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा हिमालय क्षेत्र है। यहाँ भारी संपीड़न या कंप्रेशन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप
इस क्षेत्र में अत्यधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स में दो और बेहद अहम प्रक्रियाएं हैं। क्षेपण यानी सबडक्शन और संरक्षी सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्षेपण में भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंसने लगती है, और संरक्षी सीमा में प्लेटें आपस में सीधी टकराती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल से रगड़ खाती हुई निकल जाती हैं। जैसे किसी संकरी गली से दो लोग एक दूसरे को पार कर रहे हैं और उनके कंधे आपस में रगड़ खाकर निकलते हैं, जिससे भारी घर्षण पैदा होता है। क्षेपण या सबडक्शन के तथ्य बताते हैं कि जब भारी प्लेट नीचे धंसती है तो वो 700 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती है, जिसे डीप फोकस कहते हैं। महासागरों में पाई जाने वाली गहरी खाइयां या ट्रेंच इसी का परिणाम है। वहीं संरक्षी सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर मुख्य बल प्लेटों का रगड़ना या फ्रिक्शन है। यहाँ कोई नया मैग्मा नहीं बनता, पर भयानक भूकंप आते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कैलिफोर्निया का सैन एंड्रेस फॉल्ट है, पर भूकंप सिर्फ प्लेटों के किनारों पर नहीं आते। कई बार भूकंप प्लेटों के किनारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर महाद्वीपों के बिल्कुल आंतरिक भाग में भी आते हैं। इसे अंता प्लेट संचालन या इंट्रा प्लेट मूवमेंट कहा जाता है। आंतरिक भूकंपों का मुख्य कारण महादेशांतरक संचालन या इपीरियोजेनिक मूवमेंट्स है। ये महाद्वीपों के भीतर होने वाली धीमी वर्टिकल हलचलें होती हैं। इसके उदाहरणों में यूएसए का न्यू मैड्रिड क्षेत्र और चार्ल्सटन शामिल हैं। भारत में इसका प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र है। हालांकि कोयना का भूकंप एक बंध जनित या रेजर्वोयर इंड्यूस्ड भूकंप का मामला है। जब एक विशाल बंध बनता है तो उसके पानी का वजन नीचे की चट्टानों पर भयानक दबाव डालता है, और उस दबाव से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। खैर, जमीन के इस कंपन से जो सबसे भयानक आपदा आती है वो है सुनामी। सुनामी मैकेनिक्स तब शुरू होती है जब समुद्र के तल पर भूकंप आता है। जैसे पानी से लबालब भरे एक टब के पेंदे पर नीचे से मुक्का मारना। उस ऊर्जा से सारा पानी एक साथ ऊपर उछलेगा। सुनामी की इटिमोलॉजी देखें तो ये एक जापानी शब्द है, जिसमें TSU का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहर। इसकी मैकेनिक्स मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में कार्य करती है। स्टेप 1, अंतःसागरीय भूकंप या अंडर सी क्वेक का आना। स्टेप 2, खुले समुद्र में लहर का आगे बढ़ना, जहां लहर की लंबाई या लॉन्ग वेवलेंथ बहुत अधिक होती है। और स्टेप 3, तट पर ऊंचाई में वृद्धि, जिसे शोलिंग कहा जाता है। ये शोलिंग का प्रभावी सारा विनाश लेकर आता है। जब ये लंबी लहर तट के उथले पानी में पहुंचती है तो जमीन से रगड़ खाकर निचला हिस्सा धीमा हो जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा तेजी से आगे बढ़ता है, जिससे लहर एक विशाल दीवार में बदल जाती है। इसी का सबसे विनाशकारी रूप 26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर सुनामी में दर्ज है, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.9 मापी गई थी। कारण था भारतीय प्लेट का बर्मीज प्लेट के नीचे सबडक्शन। भारत का नागापट्टिनम जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ था और कुल 11 देश इसकी चपेट में आ गए थे। अब जब हमने भूकंप और सुनामी के हर पहलू को देख लिया है तो चलिए एग्जाम फैक्ट फाइल के माध्यम से अहम बिंदुओं को समेट लेते हैं। एज़ोस साइज़मल लाइंस, ये वो रेखा है जो समान भूकंप या तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है। सीक्वेंस देखें तो सतह पर सबसे पहले P वेव्स आती हैं, फिर S वेव्स और अंत में L वेव। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी चट्टानों का पुनः अपनी स्थिति में लौटना दर्शाती है। और स्टैट्स हैं कि पैसिफिक बेल्ट में 63% और मिड कॉन्टिनेंटल में 21% भूकंप आते हैं। तो आज हमने कारण, तरंगें, मापन, वितरण और सुनामी को संक्षेप में कवर कर लिया है। चलिए अब रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं तैयार हूं। मैं फैक्ट पूछूंगा और आप लोकेशन या डेटा पॉइंट बताएंगी। पूछें। ऊर्जा विमुक्ति पर आधारित भूकंपीय मापन। रिक्टर स्केल 0 से 9 के बीच। ध्वनि के समान और सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग। प्राथमिक तरंगें या P वेव्स, ठोस और तरल दोनों माध्यम में। विश्व के 63% भूकंपों का केंद्र। परिप्रशांत पेटी यानी रिंग ऑफ फायर, प्लेटों के अभिसरण के कारण। सैन एंड्रेस किस प्लेट सीमा का उदाहरण है? संरक्षी सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, घर्षण के कारण। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोसिस्मल लाइंस। और कोयना भूकंप का मुख्य कारण? महाद्विजनिक संचालन और बंध जनित यानी रेजर्वायर इंड्यूस्ड भूकंप। बिल्कुल सही। अब अंत में एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। अगर कोयना जैसे विशाल बांधों के निर्माण से इंट्राप्लेट मूवमेंट ट्रिगर हो सकता है,
और भूकंप आ सकते हैं। तो भविष्य में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले हमें एपिरोजेनिक मूवमेंट्स का कितनी गहराई से अध्ययन करना चाहिए? ये भौगोलिक ज्ञान का बड़ा व्यवहारिक उपयोग है। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। नमस्ते दोस्तों, ज्योग्राफी या भूगोल के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी क्रिया को कहानी के द्वारा समझेंगे। हाँ, और ये एक ऐसी विस्तृत भौगोलिक प्रक्रिया या ज्योग्राफिकल प्रोसेस है जिसमें पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा उत्पन्न होकर विभिन्न परतों को तोड़ते हुए सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है, जो विनाश के साथ साथ नई स्थलाकृतियों या लैंडफॉर्म्स का निर्माण भी करता है। बिल्कुल, और इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत विशिष्ट है। हमारा पूरा फोकस ज्वालामुखी क्रिया के हर एक तथ्य, प्रतिशत और ज्योग्राफिकल लोकेशंस को डिकोड करने पर होगा। सही कहा। बिना किसी भटकाव के सिर्फ उन हार्ड फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर बात होगी जहां से सीधे सवाल बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं वोल्केनिज्म के बेसिक परिचय से। अगर इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझना हो तो जैसे उबलते हुए दूध का बर्तन से बाहर आना। हाँ, बचपन में समझने के लिए ठीक था, पर जियोलॉजी या भूविज्ञान के स्तर पर यह प्रक्रिया काफी विशाल और जटिल है। वाकई, कहानी शुरू होती है पृथ्वी के काफी नीचे, जहां अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। जब तक ये पिघला हुआ पदार्थ भूगर्भ के अंदर कैद है, इसे मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही ये सतह की दरारों को तोड़कर बाहर प्रकट होता है, तब इसे लावा का नाम दिया जाता है। पर यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियो टर्म को स्पष्ट करना जरूरी है। लोग अक्सर ज्वालामुखी के फटने को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन एक शब्द है वोल्केनिसिटी या ज्वालामुखीयता। इसका अर्थ केवल सतह पर लावा का आना नहीं है, बल्कि ये ज्वालामुखी का पूरा मैकेनिज्म या तंत्र और उद्गार की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ इरप्शन का सम्मिलित रूप है। मतलब मैग्मा के निर्माण से लेकर उसके ऊपर उठने और अंततः बाहर आने या अंदर ही जम जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया वोल्केनिसिटी कहलाती है। ये बहुत ही बारीक अंतर है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये वोल्केनिसिटी होती क्यों है? भूगर्भ में चल क्या रहा है? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है तापमान में वृद्धि या टेम्परेचर इंक्रीज। पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके विघटन से इतनी ऊष्मा पैदा होती है कि चट्टानें पिघलने लगती हैं। दूसरा कारण है दाब में कमी या प्रेशर ड्रॉप। और तीसरा कारण है जल की मात्रा में वृद्धि यानी वाटर कंटेंट। इस तीसरे कारण को ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझ सकते हैं। जब सतह की दरारों से पानी रिसकर नीचे अत्यंत गर्म मैग्मा के संपर्क में आता है तो वो तुरंत स्टीम या वाष्प में तब्दील हो जाता है। और जिस तरह कुकर के अंदर भाप का दबाव सीटी को झटके से ऊपर उठाता है, उसी तरह ये वाटर वेपर भूगर्भ में एक तीव्र विस्फोटक उद्गार को जन्म देती है। एकदम सही। और इन कारणों में जो दूसरा बिंदु था, दाब में कमी, वहां से प्रीलिम्स में अक्सर की कॉन्सेप्ट आधारित स्टेटमेंट्स बनते हैं। हाँ, इसे इस तरह समझना है कि दाब या प्रेशर और चट्टानों के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट के बीच एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपातिक संबंध होता है। यानी अगर दाब कम होगा तो गलनांक भी कम हो जाएगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं तो नीचे मौजूद चट्टानों पर से अचानक दबाव हट जाता है। और दाब कम होने का सीधा अर्थ है कि उन चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है। जो चट्टानें ठोस थी वो अब उसी तापमान पर जल्दी पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। ये दाब और गलनांक का गणित वाकई दिलचस्प है। अब मान लीजिए कि ये मैग्मा बन गया और सतह को तोड़कर लावा के रूप में बाहर आ गया, तो क्या बाहर सिर्फ लावा ही आता है? नहीं, उद्गार से निकलने वाले पदार्थों या इरप्टेड मटेरियल्स को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला गैसेस, दूसरा विखंडित पदार्थ जिन्हें पायरोक्लास्ट्स कहते हैं, और तीसरा लावा। अगर हम इन निकले हुए पदार्थों के हार्ड फैक्ट्स देखें तो गैसेस में सबसे अधिक प्रतिशत जलवाष्प या वाटर वेपर का होता है। ये कुल गैसेस का 60 से 90% यानी 60 to 90% होता है। और इसके अतिरिक्त CO2, N2 और SO2 जैसी गैसेस भी होती हैं। अब अगर पायरोक्लास्ट्स की बात करें तो आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण बहुत जरूरी है। सबसे बारीक कणों को वॉल्केनिक डस्ट कहते हैं। उससे थोड़े बड़े जो मटर या अखरोट के आकार के होते हैं
उन्हें लैपिली कहते हैं। और सबसे बड़े भारी पिंड जिनका आकार 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर से भी बड़ा होता है, उन्हें वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहा जाता है। जब ये वॉल्केनिक बॉम्ब्स आसमान से गिरते होंगे तो किसी बमबारी जैसा ही लगता होगा। और इन सब के बाद आता है मुख्य पदार्थ। हाँ, लावा। लावा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है एसिडिक लावा या अम्लीय लावा, और दूसरा है बेसिक लावा, जिसे पाइथिक या क्षारीय लावा कहते हैं। इन लावा के केमिस्ट्री के आंकड़े परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा 77% या 77% से अधिक होती है। बिल्कुल। और सिलिका का ये उच्च प्रतिशत लावा को बहुत विस्कस या गाढ़ा बना देता है। ये पीले रंग का होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। गाढ़ा होने के कारण ये आसानी से बहता नहीं है, बल्कि मुख पर ही जमने लगता है, जिससे भयंकर विस्फोट होता है। वहीं दूसरी तरफ बेसिक लावा में सिलिका मात्रा 45 से 55% यानी 45 to 55% होती है। सिलिका कम होने के कारण ये लावा बहुत फ्लूइड या पतला होता है। ये काले रंग का होता है और बिना किसी बड़े विस्फोट के शांति से बहता है। तो सिलिका की मात्रा ही तय करती है कि ज्वालामुखी कितनी शांति से बहेगा या कितनी भयंकरता से फटेगा। इसी आधार पर अगर विश्व वितरण या वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें कुछ स्पष्ट पेटियां या बेल्ट्स दिखाई देती हैं। पृथ्वी पर ज्वालामुखी कहीं भी बेतरतीब ढंग से नहीं मिलते। मुख्य पेटियां हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक या परिशांत महासागरीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट और इंडियन ओशन बेल्ट। इन ज्योग्राफिकल लोकेशंस और फैक्ट फाइल्स का ज्ञान होना आवश्यक है। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक से शुरू करते हैं। विश्व के लगभग 2/3 यानी 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी इसी पेटी में है। इसका विस्तार साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत से शुरू होता है, फिर नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज तक जाता है, वहां से अलास्का और फिर जापान, फिलीपींस होते हुए न्यूजीलैंड तक एक पूरा रिंग बनाता है। इस पेटी के प्रमुख ज्वालामुखियों के नाम कड़ाई से याद रखने होंगे। जापान का फुजियामा, फिलीपींस का एमताल, यूएसए के एमट्रेनियर, हुड और शास्ता तथा साउथ अमेरिका का चिम्बोराजो। ये पेटी वाकई आग का एक घेरा है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण पेटी है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये यूरोप और एशिया के मध्य से गुजरती है। इस पेटी में इटली के विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी शामिल हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस और एक्ना। और भारत के भूगोल के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड इसी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का पूर्वी विस्तार है। सही याद दिलाया। और इसके अलावा इंडियन ओशन बेल्ट भी है, जिसका विस्तार टीमोर, जावा, बाली और सुमात्रा तक फैला हुआ है। इस पूरे वितरण को देखकर लगता है कि जहां प्लेट्स के किनारे हैं, वहां ज्वालामुखी ज्यादा हैं। ये सीधे तौर पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से जुड़ा है। बिल्कुल। प्लेट्स की सीमाओं के आधार पर ज्वालामुखीयता को 3 स्थितियों में बांटा जाता है: डाइवर्जेंट या अपसारी सीमा, कन्वर्जेंट या अभिसारी सीमा और इंट्राप्लेट या हॉटस्पॉट। इसे अगर दृश्य से समझें तो डाइवर्जेंट का मतलब जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जा रही हों, जैसे 2 लोग रूठकर अलग हो जाएं। यहाँ टकराव नहीं, बस दरार खुलती है। कन्वर्जेंट मतलब आमने सामने की भयंकर टक्कर। और हॉटस्पॉट एक बिल्कुल अलग ही स्थिति है। इन तीनों की पुष्टि करना जरूरी है। पहला, डाइवर्जेंट सीमा। यहाँ दाब कम होता है और क्षारीय या बेसिक मैग्मा बनता है। क्योंकि ये पतला होता है, इसलिए शांत दरारी उद्गार या क्वाइट फिजर इरप्शन होता है, जैसे मिड अटलांटिक रिज। दूसरा, कन्वर्जेंट सीमा। यहाँ जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंसती है, यानी सबडक्शन होता है, तो थर्मल मेल्टिंग शुरू होती है। यहाँ गैस और गाढ़े लावा के कारण अत्यधिक विस्फोटक उद्गार होते हैं, जैसे रिंग ऑफ फायर। और तीसरा है हॉटस्पॉट। ये किनारों पर नहीं बल्कि मध्य में होता है। यहाँ भूगर्भ में एक स्थिर मैग्मा स्रोत या मैंटल प्लूम होता है, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण हवाई द्वीप के ज्वालामुखी हैं। अब इनकी गतिशीलता के बाद समय चक्र की बात करते हैं। एक ज्वालामुखी कितनी बार फटता है, इस आधार पर सक्रियता या एक्टिविटी का वर्गीकरण किया गया है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है: एक्टिव यानी जागृत, डोरमेंट यानी सुषुप्त और एक्सटिंक्ट यानी मृत या शांत। एक्टिव वो हैं जिनमें निरंतर उद्गार होता रहता है। डोरमेंट वो जो लंबे समय से शांत हैं पर अंदर हलचल है और भविष्य में फट सकते हैं। और एक्सटिंक्ट वो जिनका मैग्मा कक्ष सूख चुका है।
प्रीलिम्स में इनके एग्जाम्पल्स मैच करने के लिए आते हैं। एक्टिव के प्रमुख उदाहरण हैं इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली। डोरमेंट के उदाहरण हैं इटली का वेसुवियस और इंडोनेशिया का क्राकटोआ। और एक्सटिंक्ट ज्वालामुखियों में शामिल हैं ईरान का कोह सुल्तान और म्यांमार का एमटी पोपा। सक्रियता के अलावा एक और वर्गीकरण है उद्गार के स्वभाव और भयंकरता पर आधारित, यानी क्लासिफिकेशन बाय इरप्शन नेचर। इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला हवाइयन टाइप, दूसरा स्ट्रोम्बोलियन टाइप, तीसरा वोल्केनियन टाइप और चौथा प्लिनियन टाइप। हवाइयन बिल्कुल शांत होते हैं। स्ट्रोम्बोलियन साधारण विस्फोटक होते हैं। वॉल्केनियन में भीषण विस्फोट होता है। इसे ऐसे इमेजिन करें कि बंद पाइप में गैस भर जाए और फट जाए। और अंत में प्लिनियन टाइप, जो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। इनके की आइडेंटिफायर्स याद रखना जरूरी है। हवाइयन में लावा बेसिक और अत्यधिक फ्लूइड होता है, इसलिए शांति से बहता है। स्ट्रोम्बोलियन की सबसे बड़ी पहचान है एक लयबद्ध या रिदमिक विस्फोट, यानी निश्चित अंतराल पर धमाके। वोल्केनियन में लावा बहुत विस्कस होता है, जो छिद्र को बंद कर देता है। फटने पर आसमान में फूल गोभी या कॉलीफ्लावर के आकार जैसे राख के बादल बनते हैं। और सबसे खतरनाक प्लिनियन टाइप। इसमें विखंडित पदार्थ अत्यधिक ऊंचाई तक जाते हैं और आकाश में राख छा जाती है। इतिहास में 79 एडी में वेसुवियस का जो उद्गार हुआ था वो इसी प्रकार का था। रोमन विद्वान प्लिनी के नाम पर ही इसे प्लिनियन टाइप कहा जाता है। जब ये लावा धरातल पर ठंडा होता है तो बाह्य स्थलाकृतियां या एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के वॉल्केनिक कोन्स। इनमें ऐश या सिंडर कोन, कॉम्पोजिट कोन, पैरासिटिक कोन और लावा कोन शामिल हैं। इनकी ज्योमेट्री और लोकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सिंडर कोन। इनकी ऊंचाई कम और ढाल अवतल या कनकेव होता है। मेक्सिको का जुरुलो इसका सटीक उदाहरण है। कॉम्पोजिट कोन लावा और राख की परतों से बनते हैं। ये सबसे ऊंचे होते हैं, जैसे जापान का फुजियामा और यूएस का एम्टीरेनिया। पैरासिटिक कोन तब बनता है जब मुख्य नाली बंद हो जाए और मैग्मा साइड में दरार बनाकर एक उपशाखा बना ले। और हाँ, लावा कॉन्स भी 2 प्रकार के होते हैं जो सिलिका से जुड़े हैं। बिल्कुल। बेसिक या शील्ड कोन में सिलिका कम होती है। लावा पतला होने से ढाल बहुत कम, यानी 6 से 8 डिग्री होता है, जैसे हवाई का मोना लोआ। और एसिडिक लावा कोन में सिलिका अधिक होने से ढाल बहुत तीव्र या स्टीप हो जाता है, जैसे इटली का स्ट्रोम्बोली। एक और आकृति है क्रेटर। ये मुखाने पर बना फनल शेप्ड डिप्रेशन होता है। अलास्का का क्रेटर, जिसका व्यास 6 माइल्स है, इसका एक विशाल उदाहरण है। पर क्या सारा मैग्मा सतह पर आ पाता है? नहीं, कई बार मैग्मा क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है, जिससे अंतर्वेधन से बनी स्थलाकृतियां या इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इसे समझने के लिए बर्फ जमाने वाले मोल्ड्स का उदाहरण बेहतरीन है। जैसा सांचा वैसी आकृति। इन्हें इंट्रूसिव इग्निस रॉक कहते हैं। सबसे बड़ी आकृति है बैथोलिथ। ये विशाल और डोम शेप्ड होती है, मुख्य रूप से ग्रेनाइट की बनी हुई। दूसरा है फैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार चट्टानों के एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में जमता है, तो ये दूर से लेंस के आकार ले लेता है। और लैकोलिथ तब बनता है जब मैग्मा क्षैतिज चट्टानों के बीच घुसकर उन्हें डोम या गुंबद की तरह ऊपर उठा देता है। चौथा है लोपोलिथ, जब जमाव किसी तश्तरी नुमा या सॉसर शेप्ड बेसन में हो तो उसे लोपोलिथ कहते हैं। पांचवा है सिल, जब जमाव चट्टानों की परतों के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल एक शीट की तरह हो। और छठा है डाइक, जब मैग्मा दरारों में वर्टिकल रूप से एक दीवार की तरह जम जाए। अब एक आखिरी और गहरा संबंध आता है ज्वालामुखी और भूकंप या वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक का। इनका संबंध एक साइंटिफिक फैक्ट पर आधारित है। जब विशाल मैग्मा ठोस परतों को तोड़ता है तो भयंकर दरारें और कंपन उत्पन्न होता है, जिससे उद्गार के पूर्व और दौरान साइज्मिक वेव्स बनती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। इस रैपिड फायर राउंड में हम पूरी तरह से उन हार्ड फैक्ट्स पर केंद्रित रहेंगे जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। गैसेस में वाटर वेपर का प्रतिशत 7 से 90%। लोपोलिथ की आकृति तश्तरीनुमा या सॉसर शेप्ड। अम्लीय या एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा 77% से अधिक। एक्सटिंक्ट वोल्केनो कोह सुल्तान कहाँ स्थित है? ईरान में। सर्वाधिक विनाशकारी उद्गार वाला ज्वालामुखी प्रकार
प्लीनियन टाइप। बेसिक लावा कोन का ढाल कितना होता है? 6 से 8 डिग्री, जिसका उदाहरण हवाई का माउना लोआ है। और फैकोलिथ का आकार कैसा होता है? लहरदार चट्टानों के एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन में लेंस के आकार का। इन सभी तथ्यों को याद रखने के साथ एक दिलचस्प पहलू पर विचार कीजिए। सोचिए, जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स मैग्मा के पृथ्वी के भीतर जमने से बनते हैं, वे इरोजन के कारण जब लाखों सालों बाद सतह पर आते हैं, तो हमारे लिए खनिज संपदा और भूविज्ञान के कितने गहरे रहस्य खोलते हैं। इस पर विचार कीजिएगा। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद।